इस देखो, भारत में तो बहुत सारे यूरोपीय यात्री लोग आए, वहां से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है ना। तो यूरोपीय यात्री में जो यात्री सबसे पहले भारत आए वो पुर्तगाल से संबंधित थे, यानी भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय यात्री पुर्तगालियों को माना जाता है। पुर्तगालियों में जो व्यक्ति सर्वप्रथम भारत आया वो था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा एक गुजराती नाविक है ना, अब अब्दुल मानी की सहायता से भारतीय बंदरगाह कालीकट पहुंचा है ना। उस समय कालीकट का जो सम्राट था या शासक था वो था जेमोरिन। वास्को डी गामा यहाँ से बहुत सारे मसालों को जब पुर्तगाल ले गया, यूरोपीय बाजार में जब उसको बेचा तो उसको कई गुना लाभ हुआ, लगभग 60 गुना लाभ हुआ। इससे प्रभावित होकर एक पुर्तगाली बेड़े को भारत भेजा जाता है। 1505 में आने वाले इस बेड़े के है ना जो गवर्नर बनाए जाते हैं, यानी भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर बनाए जाते हैं फ्रांसिस डी अल्मेडा। इनका कार्यकाल रहा है 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक। समुद्री जानकार होने के कारण इन्हें नीले पानी की नीति का जनक भी कहा जाता है। इनके जाने के पश्चात 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक अगले पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं अल्बुबर्ग का जो समयकाल है या कार्यकाल जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इन्हीं के समय में 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से छीनकर है ना पुर्तगाली साम्राज्य के अधीन कर दिया जाता है। गोवा 1510 ईस्वी से लेकर 1961 तक पुर्तगालियों की अधीन ही रही। बाद में 12वें संविधान संशोधन 1962 के माध्यम से इसे पुनः भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया है ना। अगर देखा जाए तो गोवा के 1515 में है ना अल्बुबर्ग के जाने के बाद नीनो डी कुल्हा जो है अगले पुर्तगाली गवर्नर यानी भारत में तीसरे पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किए गए। और इन्हीं के समय में 1530 ईस्वी में है ना गोवा को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का राजधानी बनाया गया। ठीक है, 1542 ईस्वी में भारत में आने वाले जो चौथे पुर्तगाली गवर्नर थे वे थे अल्फांसो डी सूजा है ना। अल्फांसो डी सूजा के समय में सेंट जेवियर्स जो है ना जो ईसाई धर्म प्रचारक थे वो भारत आए है ना। पुर्तगालियों की जो देन रही है वो 3 महत्वपूर्ण देन है। पहला हो जाता है जहाज रानी का निर्माण, दूसरा हो जाता है तंबाकू की खेती और तीसरा हो जाता है प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात। उसके बाद जो है दूसरा शक्ति के बारे में अगर देखोगे तो दूसरी जो सबसे बड़ी शक्ति रही है वो है डच रही है ना। हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1602 ईस्वी में हुई थी। इनका महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र पुलिकट था है ना। और पोर्टो नोवा भी एक अन्य महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है जो वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात था है ना। क्योंकि अंग्रेज और डच एक समानांतर भारत में आए हुए थे और दोनों के व्यापारिक हित एक दूसरे से टकराते थे, इसलिए इन दोनों पक्षों के बीच में कई महत्वपूर्ण युद्ध हुए। लेकिन उन युद्धों में जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वो है 1759 का वेदरा का युद्ध। 1759 का वेदरा का युद्ध जो है ना वो निर्णायक युद्ध साबित हुआ और इस युद्ध में डचों की पराजय हुई अंग्रेजों के हाथों और डचों का जो प्रभुत्व है भारत में हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तीसरी जो बड़ी शक्ति है वो अंग्रेजों की थी है ना। इंग्लैंड में बहुत सारे व्यापारिक कंपनियां थी। यही कारण है कि नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा है ना ब्रिटेन को बनियों का देश भी कहा गया है ना। इंग्लैंड में बहुत सारी व्यापारिक कंपनी थी, उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कंपनी थी दी गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग विद ईस्ट इंडीज। इस कंपनी ने भारत में व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का व्यापारिक अधिकार पत्र है ना महारानी एलिजाबेथ से प्राप्त किया है ना। और इसकी एक शाखा की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई है ना। भारत में स्थापित इस शाखा को ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद अगर भारत में व्यापार करने के लिए ये जरूरी था कि तत्कालीन मुगल बादशाह से अनुमति ली जाए। यही कारण है कि 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम का प्रार्थना पत्र लेके कौन आए, कैप्टन हॉकिंस आए है ना। जहांगीर के दरबार में ये 1608 ईस्वी से 1611 ईस्वी तक रहे और इनके जाने के बाद 1615 से लेके 1618 तक कौन रहा है, थॉमस रो आया है ना। दोनों के व्यक्तिगत प्रयासों का ही परिणाम था कि अंग्रेजों को भारत में कुछ व्यापारिक कोठियां खोलने की अनुमति प्रदान की गई। 1608 ईस्वी में भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहली है ना व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोली गई है, सूरत में, लेकिन वो अस्थायी थी। लेकिन जल्द ही अंग्रेजों द्वारा दक्षिण भारत के मसूलीपट्टनम, जिसको कि मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, में पहली स्थायी कोठी स्थापित की गई। बाद में सूरत में भी 1613 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण स्थायी कोठी का गठन निर्माण कर लिया गया है ना। तो ये अंग्रेजों का प्रारंभिक प्रयास रहा है भारत में कोठियों को लेकर या व्यापारिक कोठियों को लेकर है ना। लेकिन अंग्रेजों की निगाहें भारत के 3 बड़े प्रांतों में थी। पहला हो जाता है बंगाल, दूसरा हो जाता है बंबई और तीसरा हो जाता है मद्रास। लेकिन सबसे पहले प्रयास किया गया मद्रास के लिए। 1639 ईस्वी में कंपनी का एक अधिकारी फ्रांसिस डे है ना चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे में प्राप्त करता है और वहां पर अंग्रेजों द्वारा एक महत्वपूर्ण किले का निर्माण किया जाता है और उस महत्वपूर्ण
किले का नाम था पोर्ट सेंट जॉर्ज। जॉर्ज ही पोर्ट सेंट जॉर्ज जो है ना, जो किला जो था वो 2 वर्षों के अंदर में ही यानी 1641 ईस्वी तक आते आते कंपनी का मुख्यालय बन चुका होता है मद्रास में। अंग्रेजों द्वारा उसके बाद प्रयास किए जाते हैं बंबई के लिए भी, लेकिन बंबई प्रांत जो है अंग्रेजों को सौभाग्यवश ही प्राप्त हो गया है ना। 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है ना पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा से यूरोप में संपन्न हुआ। तो बदले में पुर्तगालियों द्वारा भारत का एक महत्वपूर्ण प्रांत बंबई जो है ना वो चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया गया। लेकिन इंग्लैंड में बैठा हुआ चार्ल्स द्वितीय बंबई का करता क्या? यही कारण है कि चार्ल्स द्वितीय द्वारा भारत में आई व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को है ना 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बंबई प्रांत को पट्टे पर दे दिया जाता है। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 1668 ईस्वी तक आते आते है ना 2 और महत्वपूर्ण प्रांत आ चुके थे। एक तो हो जाता है मद्रास और दूसरा हो जाता है बंबई। अंग्रेजों द्वारा बंगाल में व्यापार के लिए भी प्रयास किए जा रहे थे। अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की पहली अनुमति 1651 ईस्वी में प्राप्त हुई है ना शाह शुजा के फरमान के अनुसार। शाह शुजा के फरमान के अनुसार अंग्रेजों को 3000 रुपए की वार्षिक किस्त चुकानी थी और लाभांश का कुछ हिस्सा भी देना था। लेकिन अंग्रेजों को उस वक्त बल मिलता है जब 1690 ईस्वी में बंगाल में कंपनी के एजेंट नियुक्त किए जाते हैं जॉब चेरनोक द्वारा 1698 ईस्वी में बंगाल के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों गोविंदपुर, सुतानाती और कालीकाता को मिलाकर है ना एक आधुनिक कलकत्ते की नींव डाली जाती है ना। यही कारण है कि जॉब चेरनोक को आधुनिक कलकत्ते का वास्तु योजनाकार माना जाता है। जल्द ही अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते में भी 1700 ईस्वी में है ना एक महत्वपूर्ण किले फोर्ट विलियम का निर्माण कर लिया जाता है। लेकिन अगर अंग्रेजों की उपलब्धियों के बारे में बात करोगे बंगाल में तो सबसे बड़ी उपलब्धि रही है 1717 ईस्वी में। 1717 ईस्वी में जब मुगल बादशाह फर्रुखसियर एक गंभीर बीमारी के शिकार हुए तो उनका इलाज किया गया एक ब्रिटिश डॉक्टर हैमिल्टन के द्वारा। बदले में फर्रुखसियर द्वारा अंग्रेजों को बहुत सारे व्यापारिक अधिकार प्रदान किए गए एक फरमान पत्र के द्वारा है ना। उस फरमान में है ना शाह शुजा की एक बात को हूबहू रखा गया था कि अंग्रेजों को 3000 रुपए की राशि चुकानी थी लेकिन लाभांश का कोई हिस्सा देना नहीं था। प्लस अंग्रेजों को बंबई में ढाले गए सिक्कों को बंगाल में चलाने की अनुमति भी प्रदान की गई, क्योंकि अंग्रेजों के लिए काफी बड़ा अधिकार था व्यापार की दृष्टि से। यही कारण है कि भारत में अंग्रेजों का व्यापारिक मैग्ना कार्टा 1717 के इस फर्रुखसियर के फरमान को माना जाता है। ठीक है। अगर बात करोगे फ्रांसीसियों का तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई है 1664 ईस्वी में और फ्रांसीसियों द्वारा अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1668 ईस्वी में फ्रैंक केरो नामक एक व्यक्ति के माध्यम से खोली गई थी। कहाँ पे? सूरत में। फ्रांसीसियों का अगर देखोगे तो प्रारंभिक जो उद्देश्य रहा है वो केवल व्यापार रहा है, इसलिए अंग्रेज और राजनीतिक उद्देश्य उन लोगों का था नहीं है ना। इसलिए प्रारंभ में अंग्रेजी पक्ष और फ्रांसीसी पक्षों के बीच में युद्ध काफी कम देखे गए हैं। लेकिन जैसे ही 1742 ईस्वी में भारत में पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं डुप्ले है ना, फ्रांसीसियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा में वृद्धि होने लगती है जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध का कारण भी बनते हैं। भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुए 3 महत्वपूर्ण युद्धों को कर्नाटक युद्ध की संज्ञा दी गई है। पहला कर्नाटक युद्ध का अवधि है 1746 से लेकर 1748, दूसरा का हो जाता है 1749 से लेकर 1754 और तीसरा हो जाता है 1758 से लेकर 1763। तीसरे कर्नाटक युद्ध को वांडीवास का युद्ध भी कहा जाता है। वांडीवास का महत्वपूर्ण युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया। अगर देखोगे झड़पों और युद्धों का जब बात कर रहे हैं तो एक और महत्वपूर्ण झड़प है 1757 का, जिसे प्लासी का युद्ध भी कहा जाता है। 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद है ना उसका नाती सुजाउद्दौला बंगाल का नवाब बना, लेकिन जल्द ही सिराजुद्दौला बना है ना। जल्द ही सिराजुद्दौला द्वारा जो है ना अंग्रेजों को बंगाल में किलेबंदी करने से रोका गया, जो 1757 के प्लासी का युद्ध का कारण भी बना है ना। 1757 का प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी पक्ष अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। सिराजुद्दौला की पराजय हुई और उसकी हत्या भी कर दी गई है ना। और उसके स्थान पर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है, लेकिन जल्द ही मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम अगले नवाब बनाए जाते हैं। मीर कासिम द्वारा जब अंग्रेजों को चुंगी देने से मना कर दिया जाता है तो ये एक अन्य युद्ध का कारण बनता है और वो महत्वपूर्ण युद्ध है 1764 का बक्सर का युद्ध। 1764 का बक्सर का युद्ध है ना बलिया से 40 किलोमीटर दूर बक्सर के मैदान में लड़ा गया। इसमें एक और 3 महत्वपूर्ण शक्तियां थी। पहला हो जाता बंगाल का नवाब मीर कासिम, दूसरा हो जाता अवध का नवाब सुजाउद्दौला और तीसरी बड़ी शक्ति थी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इतनी बड़ी सेनाओं के एक साथ लड़ने के बावजूद भी ब्रिटिश सेना जो है ना इस संयुक्त सेना को पराजित करने में कामयाब रही और इस महत्वपूर्ण युद्ध में यानी 1764 के बक्सर के युद्ध में है ना ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया गया हेक्टर मुंडो के द्वारा।
1764 के बक्सर का युद्ध का परिणाम माना जाता है इलाहाबाद की संधि को। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में, है ना, ब्रिटिश सेना, ब्रिटिश पक्ष, है ना, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और संयुक्त सेना के मध्य संपन्न हुई, है ना। इसमें 1765 की संधि के अनुसार, है ना, बंगाल के नवाब को प्रति वर्ष 52 लाख रुपए वार्षिक पेंशन, है ना, जबकि मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिए जाने की घोषणा की जाती है और बदले में अंग्रेजों को मिल जाती है बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी, है ना। और 1765 ईस्वी में बंगाल में पहली बार द्वैध शासन लगाया जाता है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव दूसरे कार्यकाल के लिए भारत में जब आए तो उनका कार्यकाल रहा है 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक, है ना। अगर तुम इससे थोड़ा सा बड़ा क्रांति का बात करोगे तो वो है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की रूपरेखा ब्रिटेन में रनोजी बापू द्वारा रखी गई थी, लेकिन भारत में इसकी रणनीति तैयार करने का श्रेय दो लोगों को दिया जाता है। पहला हो जाता है अजीमुल्ला और दूसरा हो जाता है नाना साहब, जिन्हें धुंधु पंथ भी कहा जाता है ना। विद्रोह की तिथि निश्चित की जाती है 31 मई 1857, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक जवान मंगल पांडे द्वारा, है ना केवल चर्बी वाले कारतूस को मुंह में लेने से इनकार कर दिया जाता है, बल्कि उनके द्वारा, है ना, दो सैन्य अधिकारियों लेफ्टिनेंट बाग और हुसैन की हत्या भी कर दी जाती है। बैरकपुर छावनी में हुए इस विद्रोह का प्रभाव आपको मेरठ में भी देखने को मिलता है और मेरठ के सैनिकों द्वारा भी 10 मई 1857 को, है ना, अपने सैन्य अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है और वो दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। मेरठ के सैनिक जब 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं तो उनके द्वारा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया जाता है और इसके साथ ही 1857 की क्रांति पूरे भारत में फैल जाती है। 1857 की क्रांति में भारतीय कृषकों ने भागीदारी ली, है ना, जबकि जमींदारों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का पक्ष लिया गया। 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह है वो लाल गुलाब और चपाती को माना जाता है। 1857 की क्रांति में बहुत सारे देशी रियासतों ने भाग लिया, है ना। दिल्ली में इसका नेतृत्व किया जा रहा था बहादुर शाह जफर और बख्त खां द्वारा। इलाहाबाद में लियाकत अली, लखनऊ में बेगम हजरत महल, है ना, कानपुर में नाना साहब, ग्वालियर में तात्या टोपे, जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह, है ना, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बरेली में हो जाता है खान बहादुर खान और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। इतने सारी देशी रियासतों के भाग लेने के बावजूद भी 1857 की क्रांति एक कमजोर क्रांति साबित हुई और मात्र एक वर्ष के अंदर में ही इस क्रांति को ब्रिटिश सरकार द्वारा, है ना, दबा दिया गया। 1857 की क्रांति के दमन में जिन सैन्य अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है उसमें हो जाता है दिल्ली में हडसन और निकलसन, है ना, जगदीशपुर में विलियम टेलर और झांसी में ह्यूरोज द्वारा रानी लक्ष्मीबाई की हत्या भी कर दी गई। 1857 की क्रांति को अगर देखोगे राजनीतिक दृष्टि से तो कहीं से भी ये राष्ट्रीय क्रांति साबित नहीं होती है, राष्ट्रीयता का पूर्ण अभाव देखने को मिलता है। इसके बावजूद भी जो है ना एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में 1857 की इस क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना है ना। 1857 की क्रांति के संदर्भ में अशोक मेहता द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है द ग्रेट रिवोल्ट। अगर देखोगे भारतीय क्रांति की शुरुआत का या राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत का तो 1857 की क्रांति से ऐसा प्रतीत नहीं होता है इतिहास को देखने में कि 1857 की क्रांति से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत वास्तव में कांग्रेस की स्थापना के साथ प्रारंभ मानी जाती है। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में, है ना, रिटायर्ड ICS ऑफिसर, है ना, A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। क्योंकि A.O. ह्यूम रिटायरमेंट के बाद शिमला में बस गए थे, इसीलिए A.O. ह्यूम को शिमला का सन्यासी भी कहा जाता है। भारत में स्थापित महत्वपूर्ण बहुत सारी राजनीतिक संस्थाएं थी, लेकिन कांग्रेस का अपना एक विशिष्ट स्थान है। लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस भारत की जो है ना पहली राजनीतिक संगठन थी। कांग्रेस से पहले 1870 में, है ना, पूना सार्वजनिक सभा जिसकी स्थापना गोविंद रनाडे द्वारा की गई थी, को भी महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन माना जाता है। इसके बाद 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन जिसकी स्थापना की गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा, वो भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन थी। लेकिन अगर देखा जाए भारत का पहला राजनीतिक संगठन कौन था तो वो था 1837-38 में द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा स्थापित लैंड होल्डर सोसाइटी, है ना। अगर कांग्रेस में देखोगे कांग्रेस का, है ना, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में जब हुई उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि कहा, है ना, और उन्होंने कांग्रेस को एक सेफ्टी वाल्व के रूप में देखा जो विद्रोह को होने से रोक सकती थी, है ना। 1885 में कांग्रेस की पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 में संपन्न हुई। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, है ना। 1885 के कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी W.C. बनर्जी द्वारा। इसके दूसरे अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता की गई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा। 1887 में कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा, जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष माने जाते हैं।
1888 में जॉर्ज यूल जो कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने, 1889 में विलियम वेडरबर्न, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, 1906 में दादा भाई नौरोजी। 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि कांग्रेस द्वारा पहली बार है ना 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन में है ना किसकी मांग की गई थी, स्वराज की मांग की गई थी, है ना। लेकिन ये स्वराज कैसा था, पूर्ण स्वराज ना होकर आर्थिक स्वराज था, है ना। स्वराज की मांग कांग्रेस द्वारा कब की गई है, तो उत्तर होगा 1906। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, है ना, बहुत महत्वपूर्ण रहा क्योंकि कांग्रेस यहाँ नरम दल एवं गरम दल दो पक्षों में विभाजित हुई और इस महत्वपूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी रास बिहारी घोष द्वारा। 1908 में भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई रास बिहारी घोष द्वारा। 1910 में विलियम वेडरबर्न जो कांग्रेस के दो बार अध्यक्ष बनने वाले एकमात्र अंग्रेज हैं, है ना। फिर है 1916 में कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन संपन्न हुआ था लखनऊ में, है ना, और इसकी अध्यक्षता की गई थी अंबिका चरण मजुमदार द्वारा। 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष बनी जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी मानी जाती है। 1918 में मौलाना अबुल कलाम 1909 और 1918 में कौन है जी, बोलो, तो मुस्लिम है ना, मौलवी क्या है 1918 में, हाँ, मदन मोहन मालवीय। हाँ, 1909 और 1918 का कौन किया है, मदन मोहन मालवीय। 1920 में कांग्रेस का 1918 में कांग्रेस का दो अधिवेशन हुआ। जो नियमित अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की गई थी मदन मोहन मालवीय द्वारा, जबकि विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी हसन इमाम द्वारा। 1920 में भी कांग्रेस का दो अधिवेशन संपन्न हुआ, एक रेगुलर यानी नियमित अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी विजय राघवाचार्य द्वारा, जबकि विशिष्ट अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी लाला लाजपत राय द्वारा। 1924 में कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन संपन्न हुआ बेलगांव में और इसकी अध्यक्षता की गई थी महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार ही कांग्रेस की अध्यक्षता की गई है और वो है बेलगांव अधिवेशन में। यानी एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया है कांग्रेस के अधिवेशन से वो अनडाउटेबली रहा है तुम्हारा बेलगांव। 1928 में जो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ उसकी अध्यक्षता की गई थी मोतीलाल नेहरू द्वारा और 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। यही वो अधिवेशन रहा है जहां पे कांग्रेस द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी वल्लभ भाई पटेल द्वारा। 1938, 1939 हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशनों की अध्यक्षता की गई सुभाष चंद्र बोस द्वारा। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी तुम्हारा मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा, जो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी रहे। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से लेकर 1946 तक लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने रहे, है ना। 1947 में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आया है और उसका उत्तर होगा जे.बी. कृपलानी। 1948 में पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन को, है ना। तो कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन है वो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर तुम राष्ट्रीय आंदोलन को देखोगे, मेरा अभी कुछ देर पहले बोले भी थे कि कांग्रेस की स्थापना के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो 1885 से लेकर 1947 तक के पूरे काल को हम लोग जो है ना 3 चरणों में विभाजित करते हैं। 1885 से लेकर 1905 को बोलते हैं स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण, 1905 से लेकर 1919 को बोलते हैं स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण, जबकि 1919 से लेकर 1947 को कहा जाता है स्वतंत्रता आंदोलन का तृतीय चरण। अगर तुम देखोगे स्वतंत्रता आंदोलन का जो प्रथम चरण रहा है 1885 से 1905, तो उसमें स्वतंत्रता आंदोलन को जो है ना का नेतृत्व पूरी तरह कांग्रेस के हाथों में रहा। कांग्रेस अपने मांग पत्रों के माध्यम से अपनी मांगे ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखती थी और इस कार्यकाल में कांग्रेस पर उदारवादियों का प्रभाव देखने को मिलता है। उदारवादियों में जो महत्वपूर्ण नेतागण जो माने जाते हैं वो है W.C. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, है ना, दादा भाई नौरोजी, है ना। उदारवादियों का प्रभाव काफी देखने को मिला है, लेकिन कांग्रेस की जो इस प्रवृत्ति को बहुत सारे लोगों ने नकारा, है ना, और कांग्रेस के मांग पत्रों के माध्यम से अपनी मांगे रखने की प्रवृत्ति को, है ना, उग्रवादियों द्वारा राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा भी दे दी गई है ना। लेकिन 1905 से 1919 का जब तुम देखोगे राष्ट्रीय आंदोलन को, तो उसमें विचारों में कुछ तब्दीली हुई, है ना। उग्र राष्ट्रीयता की भावना ने जन्म लिया जो नव राष्ट्रवाद कहलाता है। नव राष्ट्रवाद का 3 महत्वपूर्ण केंद्र था। एक हो जाता है तुम्हारा महाराष्ट्र, दूसरा हो जाएगा बंगाल और तीसरा हो जाता है पंजाब, है ना। और इसके 3 आधार स्तंभ रहे हैं, लाल, बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल।
लेकिन नव राष्ट्रवाद की वास्तविक शुरुआत हुई है महाराष्ट्र से, है ना। इसका श्रेय दिया जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक का जो एक अवधारणा रहा है, अनुनय विनय नहीं अपितु युत्सा, यानी अब अनुनय विनय से काम नहीं चल सकता, बल्कि अब क्रांति की जरूरत है ना, को नव राष्ट्रवाद का आधार वाक्य माना जाता है। तिलक द्वारा 1893-94 में महाराष्ट्र में गणपति उत्सव तथा 1895-96 में शिवाजी उत्सवों की शुरुआत की गई। दोनों उत्सवों को प्रारंभ करने का उद्देश्य कहीं से भी धार्मिक नहीं लगता है, बल्कि इसका उद्देश्य युवकों में राष्ट्रवाद की भावना को भरना था। समझ रही है। बंगाल में तिलक के विचारों को प्रसारित करने का श्रेय दिया जाता है बिपिन चंद्र पाल को। यही कारण है कि बिपिन चंद्र पाल को बंगाल में तिलक का प्रतिनिधि माना जाता है। ठीक है। नव राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में एक और व्यक्ति का योगदान रहा है, वो है अरविंद घोष। अरविंद घोष है ना, क्रांतिकारी रहे थे। बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया, है ना, और वो सन्यासी के रूप में तब्दील हो गए और पौंडीचेरी में उनके द्वारा, है ना, औरविले आश्रम की स्थापना भी की गई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो कौन सा क्रांतिकारी रहा है जो बाद में जो सन्यासी बन गया? तो कौन है वो? अरविंद घोष। अरविंद घोष द्वारा लिखी गई दो महत्वपूर्ण पुस्तकों से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है। एक तो हो जाता है एसेज ऑन गीता और दूसरा हो जाता है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू एग्जामिनेशन। अगर एग्जामिनेशन के हिसाब से देखोगे तो लाइफ डिवाइन से एग्जामिनेशन में काफी प्रश्न हमेशा आते रहे हैं, है ना। एसेज ऑन गीता से भी काफी प्रश्न आया है। तो नव राष्ट्रवाद का ये 3 आधार स्तंभ रहा था, प्लस अरविंद घोष का भी रोल जो है ना नव राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में काफी रहा, है ना। फिर अगर देखोगे कि 1905 से लेके 1919 तक को अगर देखोगे सिलसिलेवार ढंग से, क्रमवार ढंग से, वर्षों के अनुसार, तो 1905 का जो महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि 19-20 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है लॉर्ड कर्जन द्वारा, और इसके प्रत्युत्तर में कांग्रेस द्वारा 7 अगस्त 1905 को, है ना, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। स्वदेशी आंदोलन के काफी जोरों शोरों से चलने के बावजूद भी, है ना, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया जाता है। बंगाल विभाजन को लागू करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। ब्रिटिश सरकार इसमें कामयाब भी रहती है, क्योंकि इसकी झलक देखने को मिलती है 1906 में, जब मुसलमानों द्वारा अपने लिए एक नए राजनीतिक संगठन, है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कर ली जाती है। मुस्लिम लीग की स्थापना 31 दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक माने जाते हैं आगा खां एवं सलीमुल्लाह, जबकि मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं सलीमुल्लाह, है ना। तो 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। 1907 का अगर देखोगे तो 1907 में जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा होता है, कहाँ पे? सूरत में, तो कांग्रेस वहां जो है ना उग्र एवं नर्म विचारों के बीच बंटकर, है ना, 2 भागों में बढ़ जाती है। एक गरम दल कहलाता है और एक क्या कहलाता है? नरम दल कहलाता है ना। 1909 का अगर घटना देखोगे तो 1909 में भारत के प्रशासन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कानून को लाया गया, और वो था 1909 का भारत सरकार अधिनियम। 1909 के भारत सरकार अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है ना। और मार्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों के लिए, है ना, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। एग्जामिनेशन में इसी पॉइंट से हमेशा क्वेश्चन रहा है ना, कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, है ना, कब किया गया? 1909 के भारत सरकार अधिनियम में। अगर 1911 में देखोगे तो 1911 में भारत में जो है ना दिल्ली में तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। किसके आने के उपलक्ष्य में, है ना? 1911 में ब्रिटिश जो सम्राट है जॉर्ज पंचम, है ना, वो 1911 वो वर्ष रहा है जब कोई ब्रिटिश सम्राट पहली बार भारत आया, और वो थे जॉर्ज पंचम। तो क्वेश्चन आता है भारत आने वाले जो प्रथम ब्रिटिश सम्राट है वो किसे माना जाता है? तो जॉर्ज पंचम। वो और उनकी महारानी मेरी जब भारत आती है 1911 में, है ना, जब आते हैं तो उनके आने के उपलक्ष्य में भारत में एक बड़े दरबार का आयोजन किया जाता है, और वो दरबार कहलाता है तीसरा दिल्ली दरबार। तीसरे दिल्ली दरबार के समय 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाती हैं, है ना, जॉर्ज पंचम के द्वारा, है ना। पहला हो जाता है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, और दूसरा हो जाता है क्योंकि बंगाल क्रांति का गढ़ बन गया था, इसलिए अंग्रेजों द्वारा जो है ना अपने को सुरक्षित रखने के लिए कलकत्ते का स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाए जाने की घोषणा की जाती है, और 1912 में दिल्ली को राजधानी बना भी दिया जाता है। अगर 1914 का महत्वपूर्ण घटना देखोगे, 13 में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है स्वतंत्रता आंदोलन के रिस्पेक्ट में, लेकिन 14 में एक महत्वपूर्ण घटना है कि गुरदीप सिंह नाम का एक व्यक्ति 376 व्यक्तियों को लेकर जब कनाडा पहुंचता है ना, तो कनाडा में भारतीयों को प्रवेश नहीं दिया जाता है ना। जहाज के लोग क्रुद्ध होकर जहाज समुद्री तट पर शोर समिति का गठन करते हैं। शोर समिति के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, है ना, सोहन लाल पाठक और बलवंशी, है ना। जहाज, क्योंकि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध भी प्रारंभ हो गया होता है ना, तो जहाज जब वापस लौट रहा होता है कनाडा से भारत, तो बीच में एक महत्वपूर्ण टापू पड़ता है ना,
याकोहामा, जो जापान के अंतर्गत आता है। जहाज के लोग जो है ना याकोहामा बंदरगाह में उतरना चाह रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार की विरोधी रही थी जापान की सरकार, इसलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्देश दिया जाता है जहाज को कि वो सीधे जो है ना, जहाज के लोग जो है सीधे कलकत्ता आए। जहाज को सीधे कलकत्ता के बजबज बंदरगाह में बुलाया जाता है, और जैसे ही जहाज जो है कलकत्ता के बजबज बंदरगाह में पहुंचता है, ब्रिटिश पुलिस और जहाज के लोगों के बीच में एक झड़प होती है, जिसमें 18 लोग मारे जाते हैं तथा 202 लोगों को बंदी बना लिया जाता है। इस संपूर्ण घटना को कामाटागारू कहा जाता है, क्योंकि उस जहाज का नाम ही था कामाटागारू। तो एग्जामिनेशन में कामाटागारू से बस इतना प्रश्न आएगा कि कामाटागारू प्रकरण किस वर्ष घटित हुआ, तो वर्ष क्या हो जाएगा 1914। 1915 का वर्ष पूरी तरह मोहम्मद अली जिन्ना के नाम रहा, है ना। जिन्ना को यह आभास होने लगा था कि मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिन्ना द्वारा, है ना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को फिर से एक मंच पर लाने की कोशिश की जाने लगी, है ना। और कांग्रेस और जिन्ना इसमें कुछ बहुत कामयाब भी हुए, है ना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा एक संयुक्त रणनीति भी तैयार कर ली गई, और उस रणनीति को रखा जाता है कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन, है ना, लखनऊ में, है ना। तो 1916 का जो कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन वो लखनऊ में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की खासियत रही है, ये पहला ऐसा अधिवेशन था जहां पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ संपन्न हुआ। प्लस कांग्रेस में जो फूट पड़ चुका था 1907 में, है ना, उसमें पुनः एकता देखने को मिली 1916 के इस अधिवेशन में, है ना। और एक साझा रणनीति जो 1915 में बनाई गई थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा, उसे भी इस अधिवेशन में रखा जाता है, जो लखनऊ पैक्ट के नाम से जानी जाती है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा लखनऊ पैक्ट का संबंध किस वर्ष से रहा है, तो 1916, है ना। 1916 का वर्ष एक मायने में और भी महत्वपूर्ण रहा है। भारत में एक नई विचारधारा का सूत्रपात हुआ 1916 में, और वो थी स्वशासन, है ना। स्वशासन को कहा जाता है होम रूल। क्या कहा जाता है? होम रूल। होम रूल का जो प्रतिपादक है, या होम रूल के सिद्धांत का जो प्रतिपादक माना जाता है, वो आयरिश नेता रेडमांड को माना जाता है। जाहिर बात है कि आयरलैंड से आई एक महिला जो भारत में आई थी, एनी बेसेंट, उसका योगदान होम रूल में जरूर रहा होगा, है ना। आयरलैंड से भारत में इस अवधारणा को लाने का श्रेय दिया जाता है एनी बेसेंट को, है ना। लेकिन भारत में होम रूल लीग की स्थापना दो लोगों द्वारा की गई। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की गई, जबकि उसी वर्ष सितंबर 1916 में, है ना, एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई। क्योंकि होम रूल या स्वशासन एक नई अवधारणा थी, इसीलिए इसे प्रचार की आवश्यकता थी। इसी को ध्यान में रखते हुए, है ना, तिलक द्वारा दो समाचार पत्रों का सहारा लिया गया। पहला हो जाता है उसका मराठा और दूसरा हो जाता है केसरी। वहीं एनी बेसेंट भी दो महत्वपूर्ण समाचार पत्रों का प्रयोग कर रही थी। पहला हो जाता न्यू इंडिया और दूसरा हो जाता कॉमनवेल्थ। तो 1916 का दो महत्वपूर्ण घटनाओं को आपको याद रखना है। दोनों से एग्जामिनेशन में काफी प्रश्न पहले भी आया है और एक बार फिर आने का चांसेस है। अगर तुम देखोगे 1919 से लेकर 1947 तक के तीसरे चरण को, तो तीसरे चरण में पूरी तरह महात्मा गांधी का प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन के इस तृतीय चरण को गांधीवादी युग भी कहा जाता है ना। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, क्योंकि वो ये दौर था जब विश्व युद्ध चल रहा था। तो महात्मा गांधी द्वारा अपने लेखों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया गया, और उन्होंने भारतीय नौजवानों को ब्रिटिश सेना में सम्मिलित होने का आग्रह भी किया। यही कारण है कि महात्मा गांधी को नियुक्ति वाला एजेंट भी कहा जाता है, और ब्रिटिश सरकार द्वारा, है ना, उनके इस कार्यों के लिए उन्हें कैसर-ए-हिंद की उपाधि से भी नवाजा गया। 1916 में महात्मा गांधी द्वारा जो है ना साबरमती नदी के तट पर, है ना, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई, जो आगे चलकर साबरमती आश्रम भी कहलाया। लेकिन आश्रम निर्माण का सिलसिला महात्मा गांधी का भारत से प्रारंभ नहीं हुआ। इससे पहले भी महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में दो महत्वपूर्ण आश्रमों की स्थापना की गई थी, और दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहला हो जाता है फिनिक्स और दूसरा हो जाता है टॉल्स्टॉय। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में स्थापित महत्वपूर्ण आश्रम रहे हैं, एग्जामिनेशन में रहेगा। तो पहला हो जाएगा फिनिक्स और दूसरा हो जाएगा टॉल्स्टॉय। महात्मा गांधी द्वारा 1916 में साबरमती आश्रम की भी स्थापना की गई, है ना। 1917 में चंपारण के एक किसान रामचंद्र शुक्ल के बुलावे पर जब महात्मा गांधी जब वो चंपारण पहुंचे, तो महात्मा गांधी द्वारा पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। लेकिन ये पहला ऐसा अवसर नहीं है जहां महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने ऐसे आंदोलन काफी चलाए थे, लेकिन भारत के चंपारण में, अगर भारत में वो देखोगे तो चंपारण वो स्थान रहा है जहां महात्मा गांधी द्वारा पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। तो एग्जामिनेशन में हमेशा आया है कि महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन के दौरान पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया, तो वो है चंपारण किसान आंदोलन 1917। लेकिन इसका केंद्रीय नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में रहा, प्रांतीय नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1918 में गुजरात के खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व भी महात्मा गांधी द्वारा किया गया, जिसका प्रांतीय नेतृत्व किया जा रहा था इंदुलाल यागी द्वारा, है ना।
1918 में महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का भी नेतृत्व किया गया है ना। और ये प्रथम आंदोलन है जहां महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह के हथियार के रूप में भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था। तो ये महात्मा गांधी के प्रारंभिक प्रयास रहे हैं। अगर 1919 से लेकर 1947 तक को अगर क्रमवार देखोगे वर्ष के आधार पर, तो 1919 का जो महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि 1919 में सिडनी रॉलेट कमेटी द्वारा भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कानून लाया गया और वो था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या प्रावधान था कि बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था और उसे गिरफ्तार कर बंदी बनाकर रखा जा सकता था, है ना। अगर देखोगे कि ये कानून ऐसा था जो भारतीयों के मौलिक अधिकारों का हनन करती थी, इसीलिए भारतीयों द्वारा इसे काले कानून की संज्ञा दी गई। तथा इस कानून के संदर्भ में एक वक्तव्य काफी लोकप्रिय हुआ। वो वक्तव्य था, न वकील ना अपील ना दलील, ना आप वकील लग सकते थे, ना दलील दे सकता था, है ना, ना ही अपील की जा सकती थी। रॉलेट एक्ट का काफी विरोध देखने को मिल रहा था। पंजाब के दो नेताओं द्वारा इसका काफी विरोध किया गया और वो है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। वहीं महात्मा गांधी द्वारा भी रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया और महात्मा गांधी द्वारा 6 अप्रैल 1919 को भारत बंद का आह्वान किया गया। जैसे ही महात्मा गांधी द्वारा यह आह्वान किया गया, महात्मा गांधी के दिल्ली और पंजाब प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिए गए, क्योंकि वो दो ऐसा एरिया था जहां महात्मा गांधी काफी लोकप्रिय थे, दिल्ली में और एज वेल एज पंजाब में भी, है ना। तो महात्मा गांधी के दिल्ली प्रवेश पर पंजाब लगाया गया, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी जब 9 अप्रैल 1919 को जब दिल्ली पहुंचे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन भारी विरोध के कारण उनको बंबई में ले जाके छोड़ दिया जाता है। लेकिन पंजाब में दो नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में, है ना, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक शांति सभा का आयोजन किया जाता है ना। शांति सभा जब चल रही होती है तो पंजाब पुलिस अधीक्षक जनरल डायर वहां पहुंचते हैं। 10 मिनटों के अंदर में विसर्जित करने का आदेश दिया जाता है सभा को, लेकिन ऐसा नहीं हो पाने पर 1650 राउंड गोलियां चलाई जाती है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे जाते हैं, है ना, जबकि 1200 लोग घायल हुए। ये सरकारी रिपोर्ट है, 379 आदमी मरा और 1200 आदमी घायल हुआ। लेकिन ये माना जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जबकि 3000 से भी ज्यादा लोग इस कांड में घायल हुए, है ना। 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड का काफी तीव्र विरोध भारत में देखने को मिला और सबसे प्रखर विरोध किया गया रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के इस के विरोध में, है ना, अपने ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि जो उन्हें प्रदान कर दी गई थी पूर्व में, है ना, उसे उनका रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा उसका त्याग कर दिया जाता है। वहीं वायसराय की कार्यकारिणी के एक सदस्य शंकरन नायर द्वारा भी इस्तीफा दे दिया जाता है ना। भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया जाता है और इसमें 3 भारतीयों को भी सम्मिलित किया जाता है ना, जगत नारायण, है ना, चिमनलाल सीतलवाड़ और साहबजादा सुल्तान अहमद। लेकिन फिर भी जो है ना, इस कमेटी द्वारा जनरल डायर को क्लीन चिट दे दी जाती है। बाद में जनरल डायर की हत्या 1940 ईस्वी में पंजाब के एक क्रांतिकारी उधम सिंह द्वारा ब्रिटेन में यानी लंदन में कर दी गई, है ना। तो ये 1919 का एक महत्वपूर्ण घटना है। लेकिन 1919 का एक और भी महत्वपूर्ण घटना है। 1914 से लेकर 1918 तक जब विश्व युद्ध चला, तो 1918 में विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात यूरोप में ब्रिटिश सेना तुर्की में घुस गई और ब्रिटिश सेना द्वारा जो है ना, तुर्की के खलीफा के साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा, क्योंकि मुसलमानों की हितैषी मान रही थी भारत में ब्रिटिश सरकार अपने आप को, लेकिन वहां पे खलीफा के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। खलीफा के साथ दुर्व्यवहार का एक मनोवैज्ञानिक असर भारत में पड़ा, भारतीय समाज पर पड़ा, है ना, मुस्लिम जनमानस पर पड़ा, क्योंकि तुर्की का जो खलीफा था वो केवल तुर्की का राजनीतिक प्रमुख ही नहीं था, बल्कि वो तुर्की के खलीफा को पूरे विश्व भर में मुसलमानों का धार्मिक प्रमुख माना जाता है। इसलिए भारतीय मुसलमानों को ये बात अच्छी नहीं लगी, है ना। और 2 मुस्लिम सगे भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें अली बंधु भी कहा जाता है, उनके द्वारा खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और 1919 में एक और आंदोलन प्रारंभ हुआ और वो आंदोलन था खिलाफत आंदोलन। लास्ट जेपीएससी का क्वेश्चन भी है कि खिलाफत आंदोलन का कारण क्या रहा है ना। तो उसका रहा है तुर्की के खलीफा के साथ क्या दुर्व्यवहार, है ना। लास्ट जेपीएससी का क्वेश्चन है ये। अच्छा, तो 1919 में खिलाफत आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो महात्मा गांधी के पास एक मौका हाथ लगा। 1905 में जो बंगाल विभाजन हो गया था, उसमें हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, हिंदू और मुस्लिम जो है ना जनमानस के बीच में काफी खाई उत्पन्न कर दिया था बंगाल विभाजन। तो महात्मा गांधी के पास एक मौका हाथ लगा जहां वो मुसलमानों का सहयोग करती, है ना,
और कांग्रेस को सहयोग करने के लिए आग्रह किया गया कि अगर कांग्रेस सहयोग करती है तो हिंदू मुस्लिम एकता में जो खाई उत्पन्न हो गया उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है। महात्मा गांधी के इस बात पर कांग्रेस भी राजी हो गई है ना। और 1920 में कांग्रेस और खिलाफत कमेटी का एक साथ सम्मेलन हुआ, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता की गई थी महात्मा गांधी द्वारा। लेकिन जल्द ही महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में यह प्रस्ताव रखा गया कि अगर कांग्रेस एक और आंदोलन को प्रारंभ करती है तो ब्रिटिश सरकार पर ज्यादा दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक आंदोलन खिलाफत कमेटी द्वारा चलाया जा रहा था, खिलाफत आंदोलन, है ना। तो महात्मा गांधी की इस बात को भी स्वीकृत कर लिया जाता है और 1 अगस्त 1920 में, है ना, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। महात्मा गांधी का ये पहला जन आंदोलन था जिसमें जनता की भागीदारी काफी रही है ना। असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरियों उपाधियों का त्याग किया गया, है ना। बहुत सारे 80,000 छात्रों ने, है ना, स्कूल कॉलेजों का त्याग भी कर दिया और उसके स्थान पे 800 नवीन राष्ट्रीय विद्यालय बनाए गए। सबसे ज्यादा विरोध तुमको देखने को मिला बंगाल में। उसी बीच 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ। तो प्रिंस ऑफ वेल्स को यहाँ पे 2 चीजों का सामना करना पड़ा। एक तो हो जाता है कि यहाँ पे खिलाफत कमेटी का खिलाफत आंदोलन चल रहा था, दूसरा हो जाता है असहयोग आंदोलन चला रही थी कांग्रेस, और तीसरा है भारत में इस दौरान काफी मजदूर हड़ताल देखने को मिल रहे थे। तो प्रिंस ऑफ वेल्स का काफी विरोध यहाँ किया गया, प्रिंस ऑफ वेल्स को यहाँ से जाना पड़ा। बदले स्वरूप ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि भारतीयों के विरुद्ध दमनात्मक कार्रवाइयां प्रारंभ करती है। सबसे पहले तो कांग्रेस और खिलाफत कमेटी पर प्रतिबंध आरोपित किया जाता है ना। और ये पहला ऐसा मौका था जब कांग्रेस पर प्रतिबंध आरोपित किए गए। महात्मा गांधी को छोड़ कांग्रेस के तमाम नेता गिरफ्तार कर लिए गए, जवाहरलाल नेहरू वगैरह भी इसमें सम्मिलित थे, है ना। तो महात्मा गांधी जो है तत्कालीन वायसराय से मिलते हैं, है ना। किससे मिलता है? रीडिंग से मिलता है और उन्हें एक मोहलत देते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि अगर सरकार दमनात्मक कार्रवाइयां बंद नहीं करती है तो कांग्रेस एक और नया आंदोलन प्रारंभ करेगी और वो आंदोलन होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इससे पहले कि महात्मा गांधी द्वारा दी गई समय सीमा समाप्त होती है ना, एक हिंसात्मक घटना घट जाती है चौरी चौरा नामक स्थान पे, गोरखपुर के पास है ना। गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर 22 अंग्रेजी जवानों को जिंदा जला दिया जाता है, क्योंकि आंदोलन हिंसात्मक हो गया था और सरकार और दमनात्मक कार्रवाइयों का प्रयोग कर सकती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के दमन से बचाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को वापस ले लिया गया, है ना। लेकिन महात्मा गांधी के इस कदम का भारत में काफी विरोध देखने को मिला। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में लिखा है कि ठीक ऐसे समय पर जबकि राष्ट्रीय आंदोलन अपने पूरे चरमोत्कर्ष पर था, राष्ट्रीय आंदोलन को वापस लिया जाना किसी राष्ट्रीय दुर्घटना से कम नहीं, है ना। तो ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट आने लगे, है ना। कांग्रेस का काफी विरोध होने लगा और युवकों में जो कांग्रेस का जो छाप था वो कहीं ना कहीं धूमिल हुआ। कांग्रेस उस समय पे इस आंदोलन को वापस ले लिया गया कांग्रेस द्वारा, जबकि ये अपने पूरे चरमोत्कर्ष पे था। तो युवकों का जो विश्वास था कांग्रेस के प्रति वो कहीं ना कहीं टूटा। प्लस जैसे ही आंदोलन को वापस लिया गया 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी गिरफ्तार हो गए और उन्हें गिरफ्तार हो गए, है ना। तो कांग्रेस अब एक तो वो जनता का विश्वास खो चुकी थी, प्लस महात्मा गांधी भी अब उसके पास नहीं रहे, उनको जेल हो गई, है ना। तो कांग्रेस के पास अब कोई चारा नहीं बचा था, है ना। वो जनता का विश्वास खो चुकी थी, इसलिए कांग्रेस जो है ना नए आंदोलन को प्रारंभ करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थी। इसी बीच कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं, है ना, चित्तरंजन दास जिन्हें कि देशबंधु कहा जाता है और मोतीलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन किया गया। स्वराज पार्टी का उद्देश्य अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से रखना था। 1923 में जब नगर पालिका का चुनाव हुआ तो स्वराज पार्टी के लोगों ने काफी सफलताएं प्राप्त की। उसी बीच 1925 में केंद्रीय विधानसभा के लिए भी चुनाव हुए, है ना। तो उसमें भी स्वराज पार्टी के लोगों को भारी सफलता प्राप्त हुई। प्लस स्वराज पार्टी का एक सदस्य विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का पहला भारतीय अध्यक्ष भी बनाया गया। लेकिन इसी वर्ष 1925 में CR दास की मृत्यु हो जाती है और इसके साथ ही स्वराज दल का पतन प्रारंभ हो जाता है। 1922 में जब महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया तो इसका 2 परिणाम सामने आया। पहला तो हो जाता स्वराज दल की स्थापना, जिसके बारे में भी बताएं। दूसरा हो जाता क्योंकि युवकों का विश्वास कांग्रेस के प्रति टूट गया था तो युवक जो है क्रांतिकारी संगठनों की ओर मुड़े, क्रांति के पक्षधर हो गए, है ना। और यही वो पीरियड रहा है जब भारत में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना हुई। इसका रीजन था कि युवकों का जो विश्वास है वो कांग्रेस खो चुकी थी, है ना। और युवकों द्वारा 1922 इस अवधि में बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन बनाए गए, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन है वो 1924 का है HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा की गई थी। इस संगठन का एक महत्वपूर्ण कार्रवाई से तुम लोग परिचित है और वो है काकोरी लूटकांड।
इस संगठन के सदस्यों द्वारा 1925 ईस्वी में लखनऊ और सहारनपुर के बीच, है ना, काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन डकैती कर सरकारी खजाने को लूटा जाता है। 29 लोग अभियुक्त बनाए जाते हैं, जिसमें 4 लोगों को फांसी की सजा दी जाती है। फांसी पाने वाले 4 सदस्य हैं। पहला हो जाता है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, है ना, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़। तो इतने सारे लोगों को जब फांसी की सजा मिल जाती है तो HRA कहीं ना कहीं कमजोर होता है ना। लेकिन इसके जो बचे कुचे सदस्य थे उनके द्वारा पुनः 1928 में 2 और महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना की जाती है। उसमें पहला हो जाता है HSRA। तो HRA था ना, HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई चंद्रशेखर आजाद द्वारा, और इसी वर्ष 1928 में भगत सिंह द्वारा नौजवान सभा की स्थापना की गई। लेकिन भगत सिंह बाद में HSRA में सम्मिलित हो गए। इससे ये हो जाता है कि भारत में अब तक जितने भी क्रांतिकारी संगठन बने हैं उसमें सबसे बड़ा जो संगठन है वो HSRA है। इसलिए एग्जामिनेशन में जिस संगठन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है वो है HSRA। तो क्वेश्चन आता है कि HSRA का संस्थापक किसको माना जाता है? चंद्रशेखर आजाद को माना जाता है। इस संगठन का एक महत्वपूर्ण कार्रवाई रहा है 1928 में, है ना, इनके द्वारा जो है ना पुलिस कमिश्नर सैंगडर्स की हत्या कर दी जाती है लाहौर में। प्लस इसके 2 सदस्य भगत सिंह और बट्टू केशवर दास द्वारा 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंका जाता है और भगत सिंह द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी इसी दौरान लगाया गया, है ना। भगत सिंह और बट्टू केशवर दास दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और जतीन दास पर, है ना, सैंडर्स हत्याकांड के विरुद्ध लाहौर षड्यंत्र केस चलाया जाता है ना। और जतीन दास को लाहौर जेल में ही 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी जान चली जाती है। लेकिन जो बाकी 3 बचे हुए सदस्य थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। 1931 का वर्ष जो है ना HSRA के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। एक तो 3 सदस्यों को फांसी मिली, प्लस इसी वर्ष जो है अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जो है ना चंद्रशेखर आजाद भी जो है मारे जाते हैं, खुद को वो गोली मार लेते हैं, है ना। तो 1931 में HSRA अपने 3-4 महत्वपूर्ण सदस्यों को खो चुकी होती है और HSRA का अस्तित्व भी इसी वर्ष जो है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर देखोगे बंगाल में 1930 में एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी, है ना, और वो थी IRA, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी सूर्यसेन द्वारा, है ना, जो बंगाल के सबसे बड़े क्रांतिकारी माने जाते हैं। सूर्यसेन द्वारा स्थापित IRA का महत्वपूर्ण जो कांड है वो है चटगांव शस्त्रागार लूट, है ना। सूर्यसेन को इस लूट कांड का महत्वपूर्ण अभियुक्त बनाया जाता है। 1933 में वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और 1934 में उनको फांसी की सजा दे दी जाती है। तो 1924 से जो क्रांतिकारी संगठनों के बनने का सिलसिला प्रारंभ होता है वो 1934 में थम जाता है ना, सूर्यसेन की फांसी के साथ ही, समझ रही है। लेकिन भविष्य में क्रांतिकारी संगठन ना पनपे, इसके लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक प्रयास किया जाता है। 1927 में ब्रिटेन में, है ना, साइमन कमीशन का गठन किया जाता है भारत के संवैधानिक विकास के लिए, और साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है। लेकिन साइमन कमीशन का भारत में काफी विरोध देखने को मिला। इस बार भी यूपीएससी का क्वेश्चन में था, लास्ट जेपीएससी का क्वेश्चन में भी था कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान ही लाला लाजपत राय की पुलिस लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो जाती है ना। साइमन कमीशन को यहां से वापस जाना पड़ता है। ब्रिटेन में एक ब्रिटिश अधिकारी वर्कन हेड द्वारा एक भारतीयों के संदर्भ में एक वक्तव्य आता है कि यदि भारतीयों में इतनी ही क्षमता है कि वो अपने लिए संविधान का निर्माण खुद कर ले, है ना, क्योंकि भारतीय द्वारा साइमन कमीशन को यहां से क्या कर दिया जाता, रिजेक्ट कर दिया गया था। इसी के प्रत्युत्तर में वर्कन हेड का ये स्टेटमेंट आया। जवाब में जितने भी भारतीय दल थे, तत्कालीन भारतीय जो दल थे, उनका सार्वजनिक एक बैठक बुलाया जाता है ना, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। सर्वदलीय बैठक में 7 सदस्यीय एक समिति का गठन किया जाता है और उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली इस कमेटी को संविधान निर्माण की जिम्मेदारी दी जाती है। जब दूसरा सर्वदलीय बैठक 1928 में संपन्न होता है, 28 अगस्त 1928 को, तो नेहरू कमेटी द्वारा एक रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है जहां भारत को संविधान उपनिवेशिक राज्य का दर्जा देने की मांग की जाती है ब्रिटिश सरकार से, है ना। लेकिन जिन्ना को इसमें आपत्ति थी, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट जो बनाई गई थी उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं की गई थी, है ना। जिन्ना इससे काफी नाखुश थे। बदले में जिन्ना द्वारा 14 मांगे रखी जाती है मुसलमानों के लिए, जो जिन्ना का 14 सूत्रीय फॉर्मूला कहलाता है ना। तो सर्वदलीय बैठक में तो कोई आपत्ति नहीं था, जिन्ना का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। लेकिन जब इस रिपोर्ट को, यानी नेहरू रिपोर्ट को जब 1928 के कांग्रेस अधिवेशन में रखा जाता है तो एक बार फिर से विवाद उत्पन्न हो जाता है ना, क्योंकि इसमें मांग की गई थी भारत को क्या चीज का, उपनिवेशिक राज का दर्जा दिए जाने का। लेकिन सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे जो सदस्य थे कांग्रेस के युवा सदस्य, वो मांग कर रहे थे कि कांग्रेस मोतीलाल नेहरू के जो रिपोर्ट है उसमें
औपनिवेशिक राज नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाए, है ना। महात्मा गांधी बीच बचाव में आते हैं और ब्रिटिश सरकार को 1 वर्ष का मोहलत दिया जाता है और चेतावनी भी दी जाती है कि अगर 1 वर्ष के अंदर में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को औपनिवेशिक राज का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब कांग्रेस जो है ना पूर्ण स्वराज की मांग रखेगी। ठीक ऐसा ही होता है, 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी जो है ना, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को औपनिवेशिक राज का दर्जा नहीं दिया जाता है तो 1929 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा होता है 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता की गई जा रही थी किसके द्वारा, JL नेहरू द्वारा, तो उसमें नेहरू रिपोर्ट को निरस्त कर दिया जाता है, जैसे कि पहले ही वर्णित था कि अगर नहीं देगा तो ये निरस्त हो जाएगा, है ना। और कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाती है। एग्जामिनेशन में अब तक कांग्रेस की जिस अधिवेशन से सबसे ज्यादा आया है, इवन तुम्हारा बेलगांव से भी ज्यादा, वो है तुम्हारा यही वाला 1929 का लाहौर अधिवेशन, क्योंकि इसमें क्या रखा गया है, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी JL नेहरू द्वारा। 1929 का वर्ष गुजरता है। 1930 में कांग्रेस की बैठक होती है साबरमती आश्रम में, है ना। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जब बैठक हो रही होती है तो महात्मा गांधी से आग्रह किया जाता है कि आप एक नया आंदोलन प्रारंभ कीजिए, है ना। महात्मा गांधी आंदोलन करने के बिल्कुल विपक्ष में नहीं थे। इनके द्वारा जो है ना इरविन से कुछ मांगे रखी जाती है, लेकिन जब इरविन उनकी मांगों को मानने से इनकार कर देता है तो महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को, है ना, महात्मा गांधी अपने साबरमती आश्रम से रवाना होते हैं दांडी की ओर, है ना। 6 अप्रैल को वो पहुंचते हैं। 24 दिनों की लंबी यात्रा, है ना, 358 किलोमीटर की यात्रा की गई थी महात्मा गांधी द्वारा 78 अनुयायियों के साथ। तो वो जैसे ही दांडी पहुंचते हैं महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून को तोड़ा जाता है। उस समय नमक बनाने का अधिकार नहीं था, तो नमक कानून को तोड़ने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब हो जाता है ना, विनय पूर्वक किसी भी चीज को मानने से इनकार कर देना, ये काम करो नहीं करेंगे, ये नहीं कि हठ धर्मिता नहीं था। इस आंदोलन का कॉन्सेप्ट जो है ना वो महात्मा गांधी द्वारा लिया गया था हेनरी डेविड थोरियो से, वो एक अमेरिकी लेखक है ना। तो भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो ब्रिटिश सरकार के लिए काफी मुसीबतें लेके आया, है ना, कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दमनात्मक कार्रवाई भी इसमें कम नहीं हो रहा था। लोग जो है ना मार खाने को लिए तैयार थे। सरोजनी नायडू के जितने भी समर्थक थे, है ना, वो महात्मा गांधी से दांडी में आके मिले थे, है ना, और लोग हंसी खुशी जो है जेल जाने और यातना सहने को भी तैयार थे। तो ब्रिटिश सरकार को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो जिस आंदोलन से हुआ है भारत में वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत में सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है महात्मा गांधी का सिविल डिसओबीडियंस, है ना, मूवमेंट इसको बोला जाता है। दमन का कोई असर जब नहीं पड़ने लगा तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है ना एक योजना बनाई गई, है ना, और ये योजना थी कि भारत में क्यों ना वार्ता का प्रयोग किया जाए और भारत में ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। लेकिन कांग्रेस वहां पे भाग लेने से इनकार कर दी जाती है, लेकिन अन्य दल और जो है दलित वर्गों के प्रतिनिधि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं 1930 में, जिसकी अध्यक्षता की जाती है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। लेकिन कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पे ज्यादातर जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, तो कांग्रेस के भाग नहीं लेने के कारण 1930 के गोलमेज सम्मेलन का कोई अंतिम परिणाम निकल के सामने नहीं आया। ब्रिटिश सरकार द्वारा तत्कालीन वायसराय इरविन पर दबाव बनाया गया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसका आयोजन 1931 में प्रस्तावित था उसमें कांग्रेस को भाग लेने के लिए आप किसी भी हाल में राजी करें, है ना। तो इरविन और गांधी के बीच में एक महत्वपूर्ण समझौता होता है दिल्ली में, जिसमें महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने को तैयार हो जाते हैं। साथ ही साथ जो है ना महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को भी तैयार हो जाते हैं, है ना। दिल्ली समझौता, जिसको कि गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, इसमें 2 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहला हो जाता है तेज बहादुर सप्रू और दूसरा हो जाता है जयकर। मेरा खुद का क्वेश्चन है यूपीएससी का कि किन 2 लोगों की भूमिकाएं, है ना, गांधी इरविन समझौता में रही है। प्लस एक ऑप्शन वहां पे नहीं था तो हम और बता देते हैं कि सरोजनी नायडू का भी इसमें काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है गांधी इरविन समझौता में ना। लेकिन यह महात्मा गांधी की भूल थी। महात्मा गांधी जो है ना 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित होने तो जरूर गए, लेकिन सांप्रदायिक मुद्दे पर विवाद के कारण ये गोलमेज सम्मेलन भी अधूरा ही रहा। महात्मा गांधी को वापस आना पड़ा, है ना। और महात्मा गांधी 1932 में फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को जैसे ही प्रारंभ करते हैं महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें पुणे के यरवदा जेल में भेज दिया जाता है ना। 1934 में यह आंदोलन असफल होने के कारण स्वतः वापस ले लिया गया। समझ रही हैं। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा